नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी योजना और क्रांतिकारी योजना, मैं उसको कहूंगा, देश के इतिहास में, देश की आज़ादी के बाद मोदी सरकार की तरफ से देश के नौकरशाहों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कदम एक उठाया गया है। एक क्रांतिकारी योजना आज लॉन्च हुई है मोदी जी की तरफ से, जिसका नाम है कर्मयोगी योजना। जी हाँ, ये कर्मयोगी योजना और कोई नहीं, देश को चलाने वाले, जैसा कि माना जाता है कि देश की सत्ता को नेता नहीं आईएएस अधिकारी चलाते हैं, उन आईएएस अधिकारियों के बारे में विचार करते हुए मोदी सरकार ने ये कर्मयोगी योजना लागू की है। और उसका आज विधिवत शुरुआत जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। तो ये है NPCSEB, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। जी हाँ, ये जो प्रोग्राम है इसके आप नाम ही से समझ रहे होंगे, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके तहत जो सिविल परीक्षा पास करके आईएएस हमारे देश में बनते हैं, आप जानते हैं सिविल परीक्षा में लगभग 180 अभ्यर्थी चुने जाते हैं जो देश की राज्य या केंद्र की सर्विसेज में जाते हैं, जिसमें विदेशों में जाने वाले आईएफएस कहलाते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर चुने जाते हैं। ऐसी सेवाओं में सिविल परीक्षा के लोग जब जाते हैं, आमतौर की भाषा में उनको आईएएस अधिकारी बोलते हैं। हम जानते हैं हमारे देश की सत्ता वही लोग चलाते हैं। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये एक मेरिट बनाई जाती है और मेरिट के बाद में उनकी नियुक्तियां कर दी जाती हैं। टॉप 10 से लेकर नीचे तक कौन कहाँ जाएगा, इसको उनका काम नहीं, उनकी मेरिट तय करती है। और इसलिए ये सरकार ने तय किया कि पहले नियम के आधारित ये सेवाएं इनकी ली जाती थी, अब कार्य के आधारित इन आईएएस अधिकारियों की सेवाओं को लिया जाएगा। इसका निर्णय बहुत दिनों के बाद इसलिए करना पड़ा है सरकार को, क्योंकि सरकार ने देखा कि ये जो सिविल परीक्षा पास करने का क्राइटेरिया है, आमतौर पे आप देखेंगे इसमें दोनों तरह के लोग आते हैं, आर्ट साइड के आते हैं, कुछ साइंस साइड के आते हैं। एक तैयारी के लिए कुछ लोग कोचिंग करते हैं, कुछ लोग रट्टा लगाते हैं, रट्टा परीक्षा पास करने के लिए उन्होंने तैयारी की, और जो पास करने के लिए तैयारी करते हैं वो उस परीक्षा का जो उन्होंने पास की है उसके बाद में जब वो नौकरी में आ गए हैं उतना उपयोग नहीं होता। और इसलिए कई बार तो देखा जाता है कि इतिहास का छात्र, आर्ट का छात्र, और कई बार तो उर्दू का ज्ञान लेने वाला, कई बार जो है कुरान पर पीएचडी करने वाला, वो इस सिविल परीक्षा को पास करके अधिकारी बन जाता है। उसका उपयोग, जो शिक्षा उसने पहले ली है या परीक्षा को पास करने में जो सब्जेक्ट चयन किए हैं, उतना उपयोग नहीं हो पाता। और इसलिए ये सरकार सोच रही थी कि किस तरह से इन आईएएस अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाया जाए, और इसलिए मोदी सरकार ने यह तय किया कि अब कर्मयोगी योजना के तहत पहले जो काम नियम के आधारित इनकी नियुक्तियां होती थी, अब कार्य के आधारित इनकी नियुक्तियां होंगी आईएएस अधिकारियों की। और उसके लिए पहले इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन चलेगी। इस ट्रेनिंग में अधिक रचनात्मक कैसे ये अधिकारी काम करें, कल्पनाशील कैसे हों, इनको आइडियाज़ कैसे रहें, कोई काम करना है इसके बारे में जो किताबें इन्होंने पहले से पढ़ी हैं, जो डिग्रियां ली हैं, उसमें तो वो चीज़ें बताई नहीं जाती। जैसे उदाहरण के लिए कहीं बाढ़ आ गई है तो उस बाढ़ में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की पड़ सकती है, अगले आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो आदमी की कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच पर निर्भर करता है। तो ये ट्रेनिंग का एक पार्ट होंगे। इसी तरह से एक्टिविटी, सक्रियता कितनी है किस अधिकारी की, वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम होगा, और उसको ऊर्जावान बनाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें ऊर्जावान बनाने के लिए कुछ अपना बॉडी फिटनेस के लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां हो सकती हैं, उन अधिकारियों को कराई जाएगी। और जो काम वो कर रहे हैं उसको वो पारदर्शिता से करें। इस तरह की ट्रेनिंग का इस योजना के तहत काम किया जाएगा सरकार की तरफ से, और उसके बाद इन अधिकारियों को परखा जाएगा, देखा जाएगा। और जैसा मैंने कहा, कर्मयोगी योजना में ये जो नियम के बद्ध है कि पहले 10 आ गए तो ये विदेश में जाएंगे, उसके बाद वाले
कहीं जो है अधिकारी मंत्रालय में रहेंगे, उसके नीचे वाले कहीं ये डीएम बन जाएंगे, इसके नीचे वाले कहीं वो इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। अभी तक नियम ये है कि टॉप 10 ये, फिर 11 से 20 ये, फिर 21 से 30 ये, और उसके आधार पर नियुक्तियां कर दी जाती हैं चयन के बाद। लेकिन मोदी सरकार ने यह देखा है कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी ऐसे हैं कि वो शायद एग्जाम पास करने के समय उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, और हो सकता है वो कहीं 90 और 100 के बीच में मेरिट में आए हों, लेकिन उनकी एक्टिविटी, उनकी क्रियाशीलता, उनका विचार, देश के प्रति लगन और उनका जो पारदर्शिता है काम करने की और ईमानदारी, वो कहीं बहुत ज्यादा उस टॉप 10 वालों से है। लेकिन क्योंकि नियम यह कहता है कि टॉप 10 में वही जाएंगे विदेशी सर्विस में, आईएफएस में, जो ऊपर से 10 नंबर तक आएंगे, और इसलिए ये कभी भी 90 के नीचे वाला ऊपर विदेश के सचिव में नहीं जा पाएगा। विदेश में राजदूत बन के जाते हैं, दूतावास में जब जाते हैं वहां नहीं जा पाएंगे, और इसलिए क्षमता होते हुए भी मेरिट जो एग्जाम करने के टाइम की है उसके आधार पर पूरी जिंदगी कोई एक ऊर्जावान अधिकारी, कोई एक ईमानदार अधिकारी, कोई एक बहुत अच्छी समझ रखने वाला अधिकारी ना तो विदेश की नीति में कोई अपना इंटरफेयर कर पाता है, ना कोई निर्णय दे पाता है, और ना कोई ऊपर कोई ऐसा अधिकारी है कि उसने टॉप 10 में कोई जगह बना ली है, एग्जाम पास करने के लिए उसने रट्टा लगा लिया है, कहीं कोचिंग अच्छे से ले ली होगी तो वो टॉप 10 में आ गया, लेकिन उसकी सोच देश को तोड़ने वाली है, उसकी सोच देशभक्ति नहीं है, उसकी सोच सरकार विरोधी है, लेकिन वो टॉप 10 में आया है, इसलिए वो टॉप 10 अधिकारियों में हमेशा गिना जाएगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। और ऐसी जहरीली सोच का एक उदाहरण हमारे सामने आया, और वो सामने आया था शाह फैजल के नाम पर। आप जानते हैं शाह फैजल ने 2010 में कश्मीर से ये सिविल परीक्षा में टॉप किया था, और इसलिए वो सुर्खियों में आया क्योंकि कश्मीर का कोई पहला बच्चा ये उस परीक्षा में पास हुआ, तो रोल मॉडल के रूप में लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, मीडिया में भी दिखाया गया। ये जो टॉपर शाह फैजल था, पहला कश्मीरी आईएएस, 2019 में सरकार के विरोध में और अलगाववादियों की भाषा बोलते हुए अपना इस्तीफा दे देता है, और इस्तीफा देते हुए क्या कहता है कि ये सरकार हत्यारी है, लोगों की हत्याएं कर रही है और कश्मीर में न्याय नहीं हो रहा है, ये सरकार जनता के विरोधी है और मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। पार्टी ज्वाइन करता है लेकिन वो देश विरोधी बातें करता है, वो आतंकवादी के जनाजे में शामिल होता है, और इसलिए तब लोग सोचने को मजबूर होते हैं कि ये टॉपर 19 तक, आप समझिए 2010 में चुनाव होता है, 2019 में उसने खुद से इस्तीफा दिया है, नौकरी से नहीं निकाल सकते थे उसको। अगर वो किसी महत्वपूर्ण पद पर इस नौकरी के तहत जाता होता तो क्या कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ आपको उदाहरण बताता हूं कि एक अधिकारी हैं, वो विदेश मंत्रालय में सुषमा स्वराज जी के साथ एस जयशंकर नाम के अधिकारी, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार नहीं आई होती तो शायद वो विदेश मंत्रालय के कहीं सचिवालय से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उनकी क्षमताओं का पता मोदी सरकार ने लगाया और उनको क्षमता के अकॉर्डिंग, लीक से हटकर, ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि कोई पार्टी का बैकग्राउंड नहीं है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बीजेपी का उनसे कोई आरएसएस का नाता नहीं है, उसके बावजूद उनको विदेश मंत्री बना दिया गया, और उस विदेश मंत्री बनाने के बाद एस जयशंकर जी के परफॉर्मेंस के कारण आज जो रिजल्ट हम देख रहे हैं कि दुनिया के अनेक देशों में आज भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं। आज जब चीन हमको हैंकड़ी दिखा रहा है, जब पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, ऐसे समय में चीन को और पाकिस्तान को अलग थलग करने में आपको बता रहा हूं कि मोदी जी की कूटनीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल है। जी हां, ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए जो बताते हैं कि एक तरफ कोई टॉपर बन जाए तो वो अगर जहरीली मानसिकता का हो तो भी वो उस पोस्ट पर रहेगा, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि नियम कहता है कि आईएएस को आप नौकरी से नहीं निकाल सकते साहब, ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरी तरफ वो कहीं टॉप 10 में नहीं है,
लेकिन वो अपने प्रमोशन होते होते जिंदगी के शायद आखिरी दशक में वो सरकार की नजर में आते हैं और परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो मोदी सरकार ने यह तय किया है कि कर्मयोगी योजना के तहत, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत इन अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इनका स्कोर बोर्ड तय किया जाएगा। और ये क्राइटेरिया तय किया है कि उसमें एक क्राइटेरिया 4 उसके आकलन के पॉइंट रहेंगे। कोई भी निचला अगर 100 नंबर भी है किसी का टॉप मेरिट में, तो वो 100वें नंबर वाला व्यक्ति भी विदेश की सेवा में जा सकता है अगर उसकी कार्य क्षमता, उसकी कार्यशैली, उसकी गुणवत्ता अच्छी हुई तो। और ऊपर कोई है अगर टॉप 10 में और उसका काम ठीक नहीं है, संतोषजनक काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी ट्रांसफर करके कहीं दूसरी जगह भेजने का प्रावधान अब रहेगा इस योजना के तहत। ट्रेनिंग दी जाएगी तो पहला होगा उसका प्रधानमंत्री, उसका डैशबोर्ड, एक वहां समिति होगी जो प्रधानमंत्री कार्यालय से डैशबोर्ड तैयार करेगी, स्कोर तैयार करेगी। दूसरा, उनकी वार्षिक योजनाओं को इन अधिकारियों को लक्ष्य दिया जाएगा कि आपको 1 साल में ऐसा ऐसा करना है, ये आपका काम है। काम अभी तक कुछ नहीं होता था, कई बार तो काम करने के बजाय ये अधिकारी एक दूसरे मंत्रालय के काम में अड़चन ही बढ़ते रहते थे। लेकिन किस तरह से काम को बांटकर करना और काम को टीम की तरह करना, ये हमने कोविड-19 के टाइम में देखा। हम रोज देखते थे किस तरह से पीसी होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें अभी एक माइक जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के पास है, फिर वो गृह मंत्रालय के सचिव के पास आ गया, अभी वो विदेश मंत्रालय का सचिव बैठे हुए हैं, फिर रेल मंत्रालय के सचिव बैठे हुए हैं, और सब मिलकर के एक योजना चला रहे हैं। और उस योजना के तहत कोविड-19 से त्रस्त लोगों को भारत में मदद दी जा रही है, जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया कर रहा था कि 130 करोड़ भारतीय जिस देश में रहते हों, उस देश में कोविड-19 के कारण करोड़ों लोगों की मौत होने वाली है, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन यह मोदी सरकार की दूरदर्शिता और उन आईएएस अधिकारियों का जो तालमेल था मंत्रालय का, उसके कारण बहुत बड़ा काम हम कर ले गए, सरलता से कर ले गए। हजारों लोगों को विदेशों से लाया गया, उन सबको क्वारंटाइन भी किया गया और घरों तक लोगों को भोजन पहुंचाया गया। बहुत बड़ा राहत का काम ये कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ। तो 4 क्राइटेरिया इनको ट्रेनिंग के बाद तय करा जाएगा और उसमें है एक पीएम का डैशबोर्ड, दूसरा वार्षिक योजनाओं का लक्ष्य दिया जाएगा, तीसरा जो है राष्ट्र की उपलब्धियों में इन आईएएस अधिकारियों का क्या सहयोग है उसका मापदंड लिया जाएगा। कमेटी तय करेगी कि इन राष्ट्र के, ऐसा नहीं है कि नौकरी पे लग गए फिर उसके बाद बस सुबह आए शाम को चले गए, जो कुछ फाइलें साइन की और बस छुट्टी नहीं, राष्ट्र में आपका क्या सहयोग है उसको भी देखा जाएगा। और फिर उसके बाद एक एग्जाम भी इनका होगा, उस एग्जाम के जरिए तय होगा कि आपने जो सीखा, आपने जो अपने जीवन में किया, वो उसको टाइम टू टाइम परीक्षा बैठने का मौका मिलेगा। उसमें 100 नंबर मेरिट में जो आया है 100वें नंबर पर, वो भी उस परीक्षा में बैठेगा। जो टॉप 10 आया है वो भी उस परीक्षा में बैठेगा। परीक्षा के बाद ये तय होगा कि उसकी नियुक्ति अगली वाली कहां होगी। तो इस क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद सिविल परीक्षा में पास होने वाले छात्र जिनके मेरिट में नंबर कुछ कम होंगे वो निराश ना हो। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम ये मोदी सरकार ने उठाया है और ऐसे समय में उठाया है जब इन परीक्षाओं का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है। और आपको अंत में ये और बता दूं कि ये मोदी सरकार ही थी कि कई परीक्षाओं को उन्होंने, पहले कई परीक्षा होती थी कई फेज की, उसको केवल एक परीक्षा में कन्वर्ट करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से जेईई मीन्स और इस तरह की परीक्षाओं को लेकर के युवाओं को भटकाने का काम किया, नीट की परीक्षाओं को, वो केवल एक शोशेबाजी दिखाना चाहती थी। असली काम मोदी सरकार कर रही है, युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर चयन करके उनके योग्य, उनको काम देने के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसको आप लोग समझें और सरकार को ये बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने कम से कम देश की आज़ादी के 75 साल बाद ही सही नौकरशाहियों की तरफ ध्यान दिया है कि इन नौकरशाहों से भी देशभक्ति का काम कैसे लिया जाए, अच्छी क्षमताओं से के साथ इस देश में तालमेल कैसे इन अधिकारियों में बिठाया जाए। क्योंकि अभी तक देखने में आया है कि ये अधिकारी एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में ही लगे रहते हैं। अब मिलकर काम करने का समय आया है। हमारे दुनिया, देश को अब विश्व गुरु बनने की तरफ चलना है, तो सबकी एकता, अखंडता और मजबूती के साथ काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वंदे मातरम।